हेलो दोस्तों, सीआरएम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने फोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते थे सब कुछ पढ़ लिया था, है ना। तो अब हम कुछ और नए टाइप्स के फोर्सेस जो अब हमारे सिलेबस में हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, और भी जितने फोर्सेस आएंगे, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो अगर आपको याद हो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर मान लीजिए ये कोई भी पाथ है ना, रास्ता है, यहाँ पे कोई चीज़ इस तरीके से मूव कर रही है ना, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वह चीज़ जब तक मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, है ना। ये बात आपको अच्छे से पता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, ये बॉल इस डायरेक्शन में रोल कराई मैंने, है ना, ये बॉल इस डायरेक्शन में रोल कर रही है। अब ये थोड़ी दूर जाने के बाद ये अपने आप स्टॉप कर जाएगी, है ना, अपने आप रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ दिख रही है कि कहीं पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हो, कोई व्यक्ति रोक रहा है क्या इस बॉल को? नहीं। या कहीं से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? हाँ, लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन वो तो वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है ना, उसको ये आराम से ब्रेक करते जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे कौन सा फोर्स है जो इस बॉल को रोकने पे मजबूर कर रहा है ना। तो ये ही होता है जो फोर्स इसको रोकने के लिए मजबूर कर रहा है, वही फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अब अगर एक और एग्जांपल से समझें कि आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हो, है ना, आप बढ़िया, ये बाइक है, मान लीजिए ये बाइक है ना, ये बाइक ट्रेवल कर रही है इस वाली डायरेक्शन में। आपने चलते चलते बाइक का जो इंजन था वो ऑफ कर दिया, तो अब क्या होगा? थोड़ी दूर जाने के बाद बाइक अपने आप रुक जाएगी, अपने आप एट रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये जो बाइक अपने आप एट रेस्ट पे आई है, ये किसके कारण से आई है? ये आई है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण से। जो इस बाइक का जो मोशन था उसको जो फोर्स अपोज कर रहा था इसकी रिवर्स डायरेक्शन में, है ना, इसके उल्टे डायरेक्शन में, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। आपको ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए, है ना। अब देखते हैं, आपको फ्रिक्शनल फोर्स इस तरीके से तो समझ में आ गया, तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ मोशन को अपोज करता है? आइए देख लेते हैं, है ना। इधर पे हम दोनों जगह मोशन की बात कर रहे थे, जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स किसको रोक रहा था? किसी न किसी मोशन को रोक रहा था। अब मान लीजिए एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा है ना, ब्लॉक रखा है, और आप यहाँ से इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हो, बहुत ताकत लगा रहे हो आप, है ना, लेकिन ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ये ब्लॉक थोड़ा भी मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है? आप तो फोर्स लगा रहे हो, मान लो आप इस वाली डायरेक्शन में एफ अमाउंट का फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो वो फोर्स जा कहाँ पे रहा है? कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इसको बोल देते हैं एफ। तो ये जो अपोजिंग फोर्स है ये क्या कर रहा है? आपके फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है। मतलब जितना आप इस साइड से फोर्स लगा रहे हो उतना ही ये क्या कर रहा है? ये इस साइड से फोर्स लगा रहा। तो जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा? वो जीरो हो जा रहा, है ना। इस वजह से ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे जो एक इनविजिबल फोर्स काम कर रहा है वही फोर्स क्या है? फ्रिक्शन। इसका मतलब किसी भी मूव करती हुई बॉडी को भी फ्रिक्शन रोकता है ना। और ऐसी बॉडी जिसको हम ट्राई कर रहे हैं मूव कराने का, है ना, इसमें आप ट्राई कर रहे हो ना कि ये ब्लॉक मूव कर जाए, तो आप जिस बॉडी को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो कि वो थोड़ा सा भी मूव कर जाए, उस पर भी क्या अप्लाई होता है? फ्रिक्शन अप्लाई होता है ना। वहां पे भी कौन आ गया? फ्रिक्शन आ गया। तो आई होप आपको एक ओवरऑल हल्की सी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। अब आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन से देखते हैं कि क्या होता है। इट इज एन अपोजिंग फोर्स। ये एक कैसा फोर्स है? अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूव्स और इवन ट्राइज टू मूव, है ना।
या तो कोई बॉडी मूव कर रही है या तो ट्राई टू मूव कर रही है, मतलब हम उसे धक्का देने का कोशिश कर रहे हैं या उसको मूव कराने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ एनदर बॉडी। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर या तो मूव करेगी या तो ट्राई टू मूव करेगी, है ना। तो वहाँ पर उन दोनों बॉडी के बीच में मतलब यहाँ पर जहाँ पर ये कांटेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और वो उसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। इसका मतलब अगर मान लो ये एक पेन है ब्लू कलर का, ये इस ब्लैक वाले पेन पे इस वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में वो क्या होगा, वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब वो इस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, सॉरी इस वाली डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। ये हमने डेफिनेशन से पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है ना। आई होप आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। अब आइए एक चीज़ और देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा लगता कहाँ पे है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डेवलप होता है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे। कहाँ पे, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे। आइए इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि सरफेस, एक ये बॉडी है ये वाली बॉडी है और एक ये वाली बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी नीचे वाली बॉडी के ऊपर मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो इस बॉडी और इस बॉडी के बीच में, जस्ट कहाँ पे, बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इस वाली डायरेक्शन में लगेगा और इस डायरेक्शन में मोशन होगा, है ना। तो हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लगेगा, जहाँ पर ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट जहाँ पर कॉन्टैक्ट बना रहे हैं वहाँ पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन हमेशा कहाँ पर डेवलप करता है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट पे। बड़ा ही साधारण सा पॉइंट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो बात हुई कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि फ्रिक्शनल फोर्स ओरिजिनेट कैसे होता है, मतलब इसका जन्म कैसे होता है, किस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। तो इस थ्योरी को लेके दो तरीके के व्यूज़ हैं, एक है ओल्ड व्यू और एक है मॉडर्न व्यू। जो पहले के लोग मानते थे, जो ओल्ड टाइम पे या बहुत पहले जब मॉडर्न व्यू इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो ऐसी मान्यता थी या उस टाइम पे जो साइंटिस्ट प्रूफ करके बैठे थे, सॉरी प्रूफ करके तो नहीं बैठे थे, जो साइंटिस्ट ने बताया था हमें, वो ये था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रफनेस के कारण जनरेट होता है। किस चीज़ के कारण जनरेट होता है, रफनेस के कारण जनरेट होता है। अब आइए देखते हैं ये कैसे बोला उनने। तो मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस वाले ऑब्जेक्ट पे मूव कर रहा है ना। अब होता ये है कि भले ये कितना भी स्मूथ हो, लेकिन जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करके देखोगे तो इसका जो सरफेस है दोनों ऑब्जेक्ट्स का, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि ये जो सरफेस है ये इस तरीके से दिखाई देगा, रफ एकदम, है ना। और नीचे वाला सरफेस है वो इस तरीके से, वो भी दिखाई देगा रफ। लेकिन अपन नेकेड आइज से देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा, एकदम स्मूथ दिख रहा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस तरीके से होता है। तो ये जो इसकी रफनेस है, इर्रेगुलरिटीज़ है, ये इर्रेगुलरिटीज़ हैं, ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, है ना। ये जब इस पर रखेंगे तो क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएगा और इसी के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये किस व्यू के हिसाब से, ये ओल्ड व्यू के हिसाब से, है ना। लेकिन मॉडर्न व्यू में इससे थोड़ी अलग बात बोली। उन्होंने बोला कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस है ऐसा ऐसा ऐसा, और एक ये सरफेस है ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इन दोनों सरफेस पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा ना, ये एक ये और एक ये, इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो दोनों सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये जनरेट होता है। ये तो था ओल्ड व्यू, और ये वाला जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स का मैंने बताया, ये कौन सा था, मॉडर्न व्यू। तो अब आइए देखते हैं, इनको अच्छे से एक एक करके समझते हैं कि क्या था ओल्ड व्यू और क्या था मॉडर्न व्यू। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न व्यू क्या होता है और ओल्ड व्यू क्या होता है फ्रिक्शन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन के बारे में ओल्ड व्यू है वो क्या था।
तो अभी जैसे हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, तो उसमें पढ़ा था कि जो ओल्ड व्यू कहता था कि जो फ्रिक्शन है वो किन्हीं भी दो सरफेसेस की रफनेस के कारण होता है ना। क्या होता है? रफनेस के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है। कैसे? बताता हूँ। जैसे मान लीजिए नेकेड आइज से कोई जो सब्सटेंस है वो इतना बहुत ज़्यादा स्मूथ दिख रहा है, लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करके देखेंगे तो वो ये सरफेस होगा वो इस तरीके से इर्रेगुलर दिखेगा, है ना। वो उतना रियलिटी ये होती है कि वो सरफेस उतना स्मूथ नहीं होता है। वो कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है। जैसे जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है लोगों की। अगर उस स्किन को अगर ऐसे अपन देखें तो स्किन काफ़ी हद तक स्मूथ है, लेकिन अगर उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जूम करेंगे तो वो इतनी ख़राब लगेगी, इतनी ज़्यादा इर्रेगुलर लगेगी कि आप 2 दिन तक डिस्टर्ब रहोगे कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब है ना। ये चीज़ क्लियर है। तो किसी भी सब्सटेंस पे जो रफनेस होती है तो वो इस तरीके से डिप्रेशंस बनाते हैं और अप होते हैं, फिर डिप्रेशन, और इस तरीके से पूरे इर्रेगुलर्स होते हैं। तो फ्रिक्शन जनरेट कैसे होता है? जो इसकी इर्रेगुलरिटी है और इसकी इर्रेगुलरिटी, दोनों इर्रेगुलरिटी आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, है ना। जैसे टीथ होते हैं ना, ये चीज़ें इंटरलॉक्ड हो जाती हैं यहाँ से यहाँ से क्या हो जाती है? इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, जिसके कारण अगर हमें इन दो सरफेसेस को मूव कराना है तो इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना होगा। क्या करना होगा? इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना होगा, और ब्रेक करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो फोर्स हम लगाएंगे वही फोर्स किसके इक्वल होगा? फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि रफनेस के कारण इर्रेगुलरिटीज होती हैं, और जो इर्रेगुलरिटीज हैं वो दोनों सरफेसेस की आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आपस में इंटरलॉक्ड हो जाती है। किस तरीके से? मान लीजिए एक ये टीथ है, एक ये टीथ है, ये आपस में इस तरीके से इंटरलॉक्ड हो जाते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इनको मूव कराने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे ये जो इंटरलॉकिंग है ये टूट जाए। तो और जो फोर्स लगाते हैं वो किसके इक्वल में रहता है? फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल में रहता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई, है ना, कि इस कॉन्सेप्ट से ओल्ड व्यू के हिसाब से जो फ्रिक्शन है वो जनरेट कैसे होता है। अब लेकिन एक बात देखिए कि अगर ये इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसका जो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पे ये कांटेक्ट बना रहा है, उसको इंक्रीज कर दूंगा, मतलब ये और इधर तक आ गया और ये भी इधर तक आ गया, इसको इंक्रीज कर दूंगा, तो क्या ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा था वो बढ़ जाएगा। तो अभी आपको लग रहा होगा कि वो बढ़ जाएगा, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ये वाले एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड ही नहीं करता कि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ये यहाँ से यहाँ तक है या यहाँ से यहाँ तक है, डिपेंड ही नहीं करता। तो पहला तो एक ये इस वाले व्यू का क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। तो हमने उसको इस तरीके से लिखा है कि ओल्ड व्यू प्रिडिक्ट्स दैट लार्जर द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर शुड बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब ओल्ड व्यू के हिसाब से क्या बोला गया कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए। हमने समझ लिया कैसे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सपेरिमेंट जब किया तो हमें पता चला कि डिपेंड ही नहीं करता एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे कि कितना फोर्स लगेगा। चलिए एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये क्लियर हो गई कि अगर मैं ये जो इर्रेगुलरिटीज़ हैं इनको कम कर दूं, है ना, क्या कर दूं? इनको कम कर दूं, तो फिर तो इस वाले व्यू के हिसाब से जो फ्रिक्शन है वो कम होना चाहिए। मतलब अभी मान लीजिए ये इतने ज़्यादा इंटरलॉकिंग हो रही थी इसमें, लेकिन अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे 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 कर दूं और इसको भी हल्का सा ऐसे 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 कर दूं, तो अब यहाँ पे इंटरलॉकिंग कम होगी, है ना। इंटरलॉकिंग कम होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम लगेगा। तो इसके हिसाब से क्या होता था कि अगर व्हेन सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ, जो ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट ये क्या होंगे? एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे, तो फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा? वेनिश हो जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा एक्सपेरिमेंट करके तो उनने ये पता लगाया कि जब एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेसेस को पास में लाते हैं, उनको एक साथ एक के ऊपर एक मूव कराते हैं, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो और ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक निकला, लिमिटेशंस निकला। तो इस वाली थ्योरी को रिजेक्ट क्यों किया गया? ओल्ड व्यू को रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि उसमें ये दो बड़े बड़े बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थे। तो
इसके बाद फिर जब जैसे भी कोई थ्योरी रिजेक्ट होती है तो नई थ्योरी आती है। तो जब ये वाला व्यू रिजेक्ट हुआ तो फिर साइंटिस्ट ने एक नया व्यू डेवलप किया जिसका नाम था मॉडर्न व्यू अबाउट फ्रिक्शन या मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन। अब ये क्या बोलता है, तो देखिए दोस्तों, ये बात करता है मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, है ना, किसकी, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो ये बोलता है कि जब भी इस तरीके से इरेगुलरिटीज वाली बात एकदम ठीक है कि कोई भी सरफेस है वो इरेगुलर रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जब इरेगुलर रहते हैं तो इसमें जो एक्चुअल कांटेक्ट होता है वो ये नहीं होता। ये जो मैंने यहाँ पे ब्रेथ बताई थी ना, ये उसका एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है। उसका एक्चुअल कांटेक्ट क्या है, जहाँ पे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये है उसका एक्चुअल कांटेक्ट, है ना, एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट। और जो हमें नेकेड आई से ये इतना बड़ा एरिया दिख रहा है, ये क्या है, ये एपेरेंट है, ये एरिया ऑफ एपेरेंट कांटेक्ट, मतलब ये सिर्फ हमें दिखता है, लेकिन एक्चुअली होता क्या कि ये जो डॉट्स मैंने बनाई हैं ये है एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो मॉडर्न व्यू के हिसाब से क्या था कि जो ये एरिया ऑफ कांटेक्ट था, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट था, ये इतने पास पास में आ जाता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं। मतलब ये वाला जो पॉइंट था, एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट वाला ये पॉइंट था, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो इतने ज़्यादा पास में आ गए कि उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा, जिसके कारण यहाँ पे जो थी वो कोल्ड वेल्डिंग हो जाती थी, है ना। इधर पे जो था वो एडहेसिव फोर्स लगता था। आइए समझते हैं इन सभी चीज़ों को। यहाँ पे मान लीजिए मॉलिक्यूल्स का फोर्स लगा। अब सबसे पहले एक बात जान लीजिए आप कि जब भी कोई दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो उसे हम बोलते हैं एडहेशन या एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। और जब भी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो एडहेसिव आपको पता चल गया क्या होता है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, अलग अलग सब्सटेंसेस हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा, तो ये फोर्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा और मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ एडहेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि फोर्स लग रहा था। अब एक बात और समझेंगे कि यहाँ पे जो ये एरिया ऑफ एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये डॉट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कैसे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, है ना। इस वजह से यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका क्या मतलब है, तो आइए इसको ऐसे समझते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला दोस्तों होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब है कोई फोर्स लगेगा और जिस एरिया पे लगेगा उसको अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। अब अगर मैं ये जो नीचे अपॉन का एरिया है इसको बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दूं तो जो ऊपर फोर्स की वैल्यू है बहुत ज़्यादा आएगी ना। तो यहाँ पर देखिए सेम हो रहा है, यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा छोटा है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है। इसीलिए जो ये प्रेशर है इसकी वैल्यू कैसी आएगी, बहुत ज़्यादा हाई आएगी। तो होता क्या है, इस फोर्स के कारण यहाँ पे जो एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट पे जो फोर्स बनता है, सॉरी प्रेशर बनता है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई होता है क्या, प्रेशर। और उस प्रेशर के इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स के कारण ये प्रेशर लग रहा तो इसको बोलेंगे एडहेसिव प्रेशर। तो जो एडहेसिव प्रेशर लगता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो सरफेस रहता है यहाँ पे, वो कोल्ड वेल्डेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, उसमें वेल्डिंग हो जाती है, जैसे वेल्डिंग करते हैं ना अपन, उसमें क्या हो जाती है, कोल्ड वेल्डिंग हो जाती और वो एक दूसरे को बहुत तेज़ी से चिपक जाते हैं, है ना, क्योंकि कोल्ड वेल्डिंग हो गई। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं और जब भी हम इनको मूव कराते हैं तो हमें उस कोल्ड वेल्डिंग को रप्चर करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और उसको तोड़ने में हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट के फोर्स की ज़रूरत होती है और उसी फोर्स को हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। ये जो कोल्ड वेल्डिंग हो गई ना इन पॉइंट्स पे, इसको तोड़ने के लिए हमें जिस फोर्स की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है ना। अब इस थ्योरी को एक्सेप्ट क्यों किया गया, इसने तो अच्छे से बता दिया कि जनरेट हुआ,
लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशंस निकले थे क्या? यहाँ पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं निकले थे, बल्कि जो ये पिछले वाले कॉन्सेप्ट में लिमिटेशंस थे वो इस वाली थ्योरी ने दूर कर दिए थे। आइए देखते हैं कैसे। इसने बोला था कि लार्जर जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे उसको वो उसका फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि अगर हम इसका एरिया ऑफ एपरेंट कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे, लेकिन जो हमेशा उसका एक्चुअल कॉन्टैक्ट रहेगा तो वो तो ये इन पॉइंट्स के बराबर ही रहेगा, है ना। और जो इसका फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वाले प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि इस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। उसको इस वाले एरिया से भी मतलब है, इसीलिए हम कितना भी ये ऊपर का एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे, जो ये एरिया एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ये उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा, इसलिए अनअफेक्टेड रहेगा। जितना फ्रिक्शन लगना था उतना फ्रिक्शन ही लगेगा, है ना। और दूसरी बात इसने बोली थी कि जब हम स्मूथ करते हैं तो फ्रिक्शन कम होना चाहिए। दो सरफेस अगर एक्स्ट्रा स्मूथ है, यहाँ मैं एक्स्ट्रा स्मूथ की बात कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि अगर दो सरफेसेस एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे, है ना, इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर एक्स्ट्रा स्मूथ होंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स ये और पास पास में आ जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स और पास पास में आ जाएंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, और उसके कारण और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोल्ड वेल्डिंग होगी वहाँ पे, और उसके कारण जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो और ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें उस कोल्ड वेल्डिंग को तोड़ने के लिए और ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत होगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये दोनों व्यूज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। तो एक बार आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम समझेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो अगर हम बेसिकली देखें तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, एक होता है इंटरनल फ्रिक्शन। तो आइए देखते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है ना। इट अराइजेज व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर ट्राई टू मूव और देयर इज अ रिलेटिव एक्चुअल मोशन बिटवीन द टू बॉडीज। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि जब भी टू बॉडीज़ के बीच में या तो मोशन हो, है ना, रिलेटिव मोशन हो दो बॉडीज़ के बीच में, या तो वो बॉडी ट्राई कर रही हो मूव करने का दूसरी बॉडी के ऊपर, तो वहाँ पर जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी? एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आएगा? एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स। कहाँ पे? दो बॉडीज़ के बीच में, दो अलग अलग बॉडीज़ के बीच में, है ना। क्या आएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। सिंपल है ये। अब एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स जो हमने अभी पढ़ा कि दो बॉडीज़ के बीच में लगेगा, किसी अगर उनमें रिलेटिव मोशन है या तो वो मोशन करने का ट्राई कर रही, दोनों केस में, है ना। तो उस एक्सटर्नल फ्रिक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं, है ना। जो हमने एक्सटर्नल फ्रिक्शन समझा उसके भी कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम इसको इन तीनों को अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना। अभी हम समझते हैं कि जो इसका दूसरा टाइप था इंटरनल फ्रिक्शन, ये क्या होता है। तो इंटरनल फ्रिक्शन को दोस्तों विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के नाम से। किसको? इंटरनल फ्रिक्शन को। अब ये क्या होता है देखिए, मान लीजिए ये एक लिक्विड है ना, नदी बह रही है। अब नदी में मान लीजिए जो पानी बह रहा है उसकी लेयर्स हैं, एक ये लेयर्स, ये लेयर और ये लेयर, है ना, ऊपर से नीचे की ओर, है ना। ये सबसे ऊपर वाली लेयर, थोड़ा और गहराई में गए तो ये लेयर मिली, फिर ये लेयर, फिर ये लेयर। तो इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है ना, जो लिक्विड है इसकी 2 लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी या तो इंटरनल फ्रिक्शन। आइए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन एवरी 2 लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। मतलब जो लिक्विड है उसकी सभी लेयर्स के बीच में जो लिक्विड जो मोशन का अपोज हो रहा है ना, अपोजिंग ऑफ मोशन हो रही है, लेयर जो लिक्विड है उसकी सभी लेयर्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और इंटरनल फ्रिक्शन को विस्कोसिटी भी कहते हैं। आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन था उसके बारे में, जो उसके जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमने देखा एक्सटर्नल फ्रिक्शन के कौन कौन से टाइप थे? स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो इसको इस तरीके से समझेंगे, मान लीजिए एक ब्लॉक यहाँ पे रखा है ना,
कहीं पे क्या रखा, किसी सरफेस पे ब्लॉक रखा है और आप इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, है ना, मूव कराने का प्रयास कर रहे हैं आप। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया, इस साइड से भी सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लग गया और आपका जो ये फोर्स था वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और ये बॉक्स जो क्या था, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, ये बिल्कुल भी मूव नहीं किया, है ना। तो जब ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है ना, हम इसको ट्राई तो कर रहे हैं मूव करने का, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब ही होता है दोस्तों एट रेस्ट, हम पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोस में, है ना। तो आइए इसको देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू, है ना। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव, है ना, वन बॉडी टेंड्स टू मूव, मूव कर नहीं रही है अभी, टेंड्स टू मूव, कोशिश कर रही है मूव करने की, टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट द एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड, है ना। जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने का ट्राई कर रही है लेकिन अभी एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे लगेगा उसका नाम क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगता है जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, कोई बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है और आप इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, तो अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन तो होगा पर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब सिर्फ और सिर्फ आप फोर्स अप्लाई करें। अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझ में आया होगा, ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है ना। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप था वो क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब हम समझेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। ठीक है। तो इससे पहले एक पॉइंट को जान लेते हैं कि जो अभी हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा, इसकी एक बहुत ही आईएमपी प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्या, कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। कैसा है ये, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब है क्या। मान लीजिए ये एक बॉक्स रखा है, ये एक इंसान है, व्यक्ति है एक, है ना। ये इस बॉक्स को इस वाली डायरेक्शन में पुश कर रहा है और ये पी फोर्स लगा रहा है, मान लो, है ना। क्या कर रहा है, पी फोर्स लगा रहा है। ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही इसने थोड़ा सा पी फोर्स लगाया, या मान लो ये फोर्स लगा रहा है कोई सा, ऐसे लिख लेते हैं, ये फोर्स लगा रहा है ना। और जितना इसने शुरुआत में फोर्स लगाई उतना ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग गया, फ्रिक्शन लग गया। ठीक है। तो अभी ये बॉक्स मूव नहीं किया है, तो इसीलिए इस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, क्योंकि ये बॉक्स में अभी मोशन चालू नहीं हुआ है। ठीक है, मूवमेंट चालू नहीं हुई है। ठीक है। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा जो ये फोर्स था थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दोस्तों, ये भी अपने आप को एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ाते जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने आप को ये भी थोड़ा सा बढ़ा लेगा। तो ये जो इसका फोर्स इसने लगाया उसी के इज इक्वल टू में, उसी के बराबर स्टैटिक फोर्स ने भी अपनी वैल्यू बढ़ा ली। और फिर से क्या हुआ, इसका ये फोर्स कैंसिल आउट कर दिया और ये जो बॉक्स था अभी भी मूव नहीं कर रहा है, इसने थोड़ा और बढ़ा लिया, इसने भी सेम उसी क्वांटिटी में अपने आप को बढ़ा लिया। तो ऐसा क्या हमेशा होता जाएगा, क्या ऐसा हमेशा होगा कि ये बॉक्स मूव ही नहीं करेगा, नहीं। एक सर्टेन लिमिट तक ये अपना फोर्स बढ़ाएगा और उसी को मैच कर लेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। लेकिन उस लिमिट के बाद अगर ये अपना फोर्स एक माइन्यूट सा भी बढ़ा लेगा ना, हल्का सा भी उससे थोड़ा सा फोर्स बढ़ा लेगा ना, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये उसके बाद फिर अपनी वैल्यू क्या कर लेगा, कम कर लेगा। और ये जब अपनी वैल्यू कम करेगा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। लेकिन पहले देखो फोर्स बढ़ते जा रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को बढ़ाते जा रहा था, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद जब फोर्स बढ़ा तो फिर फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी वो कम हो गई, और फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, इसीलिए इस बॉक्स में क्या होगा, मूवमेंट चालू हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो वह मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, क्या
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जहां पे जो फोर्स था, अगर उस फोर्स से माइन्यूट सा भी हम फोर्स आगे बढ़ा देते, माइन्यूट सा भी फोर्स की जो वैल्यू थी वो बढ़ा देते, तो मूवमेंट चालू हो जाता है ना। उस पॉइंट पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है वही क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। जिस स्टैटिक फ्रिक्शन पे हम जो फोर्स लगा रहे थे, अगर हम उससे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा देंगे ना, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है वो अभी तो बढ़ रहा था जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, अचानक से उसका फोर्स होगा वो कम हो जाएगा और ये जो बॉक्स है ये मूव करने लगेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। इसको एक बार डेफिनेशन के माध्यम से देख लेते हैं। तो मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स है दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। मतलब जब बॉडी क्या है, जस्ट मूव करने वाली है, मतलब क्या है कि अगर हम थोड़ा सा और फोर्स बढ़ा देंगे ना तो बॉडी मूव कर जाएगी। मतलब जस्ट बाउंड्री पे है, ये अभी मूव नहीं कर रही, जस्ट इतना सा भी फोर्स बढ़ा देंगे तो बॉडी मूव करने लगेगी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब बॉडी बाउंड्री पे है मूव करने के बिल्कुल, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसमें फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की ही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब वहां पे जो हम फोर्स लगा रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन ने उसको इक्वेट कर दिया, उसको कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन अगर हम, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा और फोर्स लगाएंगे तो फिर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा और जो बॉडी है वो मूव करने लगेगी। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, है ना। तो एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है ना। हमने ये दोनों उनको फ्रिक्शंस को अच्छे से समझा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब हम समझते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आइए इसको समझते हैं। जब किसी सरफेस पर कोई बॉडी दूसरी बॉडी मूव कर रही होती है या मोशन में होती है, उस टाइम पे जो उस बॉडी और उस सरफेस के बीच में अपोजिंग फोर्स लगता है, जो इस ऊपर वाली बॉडी के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। बहुत आसान सी चीज़ है कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो अभी तक स्टैटिक में क्या था, बॉडी एट रेस्ट थी। लिमिटिंग में क्या था, बॉडी जस्ट मूव करने वाली थी, है ना, मूव किया नहीं था लेकिन मूव करने वाली थी। और काइनेटिक में क्या है, अब बॉडी मूव करने लगी और अब जो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा, नहीं। जब बॉडी मोशन करती है तब भी एक अपोजिंग फोर्स होता है जो उसके मोशन को अपोज करता है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में। उस अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत ही ईजी चीज़ है। आइए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है, जब कोई बॉडी मूव कर रही हो किसी सरफेस के ऊपर, है ना। ये चीज़ एकदम क्लियर है। अब हम समझते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स को। काइनेटिक फ्रिक्शन के कौन से, दो टाइप्स को। पहला स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब ये होता है जब कोई बॉडी किसी सरफेस पर स्लाइड कर रही हो। क्या कर रही हो, स्लाइड, मोशन तो हो रहा है लेकिन कैसा मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग मोशन हो रहा है ना। और इस स्लाइडिंग मोशन के टाइम पे जो ये अपोजिंग फोर्स लग रहा है, जो इसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द अदर सरफेस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है ना। अब हम समझेंगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। रोलिंग फ्रिक्शन वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरीके से रोल करते हुए नीचे जा रहा है।
अब ये जब रोल कर रहा था तब इस पे जो अपोजिंग फोर्स लग रहा था रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, जो इस रोलिंग मोशन को अपोज कर रहा था, वो अपोजिंग फोर्स क्या था? रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा? जब बॉडी रोल कर रही है उस टाइम पे जो अपोजिंग फोर्स लगेगा वो क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन बॉडी इज रोलिंग ओवर अदर सरफेस। आई होप आपको ये सभी जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अब लेकिन हम तीनों जितने भी हमने पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इन सभी फ्रिक्शंस को हम एक ग्राफ के माध्यम से और अच्छे से क्लियरिटी आएगी इससे, है ना। तो देखते हैं, एक्स एक्सिस पे मैंने पुट किया है फोर्स अप्लाइड। जितना मान लीजिए ये एक बॉक्स है ना, और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो इसको धक्का दे रहा है, पहले वाला एग्जांपल जो हम ले रहे थे, और ये इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा? जो व्यक्ति फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, और वाई एक्सिस पे क्या है? जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। अब शुरुआत में क्या हुआ, जैसे जैसे इस व्यक्ति ने फोर्स अप्लाई किया इसको मूव कराने के लिए, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो तो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, तो उसने भी उतनी ही अमाउंट का स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया। तो क्या हुआ? बॉडी एट रेस्ट पे रही आई, इसने थोड़ा और फोर्स लगाया, इसने थोड़ा और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ा लिया, क्योंकि वो तो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन, जितना आप फोर्स लगाते जाओगे, ठीक है। तो लेकिन ऐसा एक लिमिट तक ही होता है। तो अभी तक तो ये एट रेस्ट पे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब इसने फोर्स लगाया तो उस पॉइंट पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसने जैसे ही जब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ तो इसको हमने बोला कि ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये जो मैंने रेड डॉट से शो किया है ये क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मतलब यहाँ तक तो ये अपने आप को एडजस्ट करेगा कि जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही वो स्टैटिक फ्रिक्शन बना लेगा, लेकिन इस फ्रिक्शन के बाद क्या होगा कि अगर ये थोड़ा सा भी अपना फोर्स आगे की तरफ बढ़ा देगा ना, थोड़ा भी फोर्स की वैल्यू को बढ़ा देगा, तो यहाँ पे क्या होगा? जो फ्रिक्शन है वो ड्रॉप डाउन करेगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा और फोर्स बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? जितना फोर्स लगा रहे थे उतनी फ्रिक्शन हो जाता था, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में हम फोर्स बढ़ा रहे थे और फ्रिक्शन तो कम हो ही गया था, और इस वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या हुआ था? मूवमेंट चालू हो गई थी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो ग्राफ है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम इसी तरीके की और वीडियोस लाते रहेंगे।